बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सब बहुत जोरों शोरों से सीटेट दिसंबर 2022 की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने समावेशी शिक्षा का पार्ट 1 पढ़ा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो पड़ा हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा पार्ट 2 के बारे में। और समावेशी शिक्षा पार्ट 2 में देखिए हम लोग किन किन चीजों को पढ़ते हैं। कुछ चीजें हम लोगों ने समावेशी शिक्षा के पार्ट 1 में पढ़ा था, CWSN बच्चों को हमने पढ़ा था। अब हम आपसे बात करने चल रहे हैं समावेशी शिक्षा के पार्ट 2 में जो CWSN बच्चे थे, CWSN वाले जो बच्चे थे, CWSN का मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे थे, उन सबको हम अलग अलग करके पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहला बच्चा था प्रतिभाशाली बच्चे, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, गिफ्टेड बच्चे। अब हम गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ते हैं। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, या आप ऐसे कह सकते हैं, टर्मन ने 130 प्लस बताया था। ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली कहते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए प्रतिभाशाली बच्चों की जो विशेषताएं होती हैं उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। हमने कहा कि ये है प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं। उनका शारीरिक संतुलन अच्छा होता है, मतलब दिखने में अच्छे होते हैं। उच्च वंशानुक्रम होता है, उनके माता पिता दादा दादी भी उच्च लेवल के बौद्धिक स्तर के होते हैं। उनकी विभिन्न क्षेत्रों में रुचियां होती हैं। रुचियों का मतलब वो पढ़ने में रुचि लेते हैं, मैथ में, साइंस में, जो भी विषय उनको पढ़ना होता है बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से करते हैं, कमजोर रूप में नहीं करते हैं। संवेगात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं, किसी कार्य को करने में बहुत दृढ़ होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। सामाजिक विशेषताएं भी उनकी होती हैं, लोग उन्हें अच्छे बच्चे के रूप में जानते हैं। अंतर्दृष्टि की अधिकता होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो सामाजिक रूप से बहुत कम होते हैं, मतलब लोग उनको जानते हैं लेकिन वो लोगों को नहीं जानते हैं। कहने का मतलब उनका मतलब बहुत कम लोगों से होता है, बस काम के लोगों से उनकी दोस्ती यारी होती है। इसे हम अंतर्दृष्टि की अधिकता कहते हैं, जब बालक अपने आप से ही मतलब रखता है। तो ये कुछ विशेषताएं हमने प्रतिभाशाली बालकों की बताई। अब इनकी पहचान या इनका परीक्षण कैसे किया जाएगा, इनकी उपलब्धि देखी जाती है, इन्होंने जीवन में क्या क्या हासिल किया है। संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, माता पिता से, भाई बहन से, ये सारे व्यक्तियों से। प्रवणता परीक्षा, इनकी स्किल टेस्टिंग भी होती है, ये किस किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और बुद्धि की परीक्षाएं भी होती हैं, बुद्धि परीक्षण भी होता है, और इनका IQ लेवल भी टेस्ट किया जाता है। किसका, प्रतिभाशाली बच्चों का। आपसे सीटेट में समावेशी से पक्का 1-2 प्रश्न पूछने वाला है। अब वो प्रतिभाशाली बच्चों से पूछ सकता है, और सामान्य बच्चों से तो नहीं पूछेगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन उनकी विशेष CWSN वाली हेडिंग में वो नहीं आते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में, जो 5 प्रकार के बच्चों को हमने पिछली क्लास में केवल हेडिंग के रूप में देखा था। आज हम इस क्लास में उस क्लास की हेडिंग को डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। हमने कहा प्रतिभाशाली बालकों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी उच्च लेवल की होनी चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी उच्च लेवल की होनी चाहिए, उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। क्या क्या विशेषताएं उनकी शिक्षा प्रणाली में होनी चाहिए। सबसे पहला, उनका पाठ्यक्रम मजबूत होना चाहिए। समृद्ध का मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, कमजोर चीजें उसमें नहीं दी होनी चाहिए। विशिष्ट कक्षा में प्रवेश, अर्थात ऐसी कक्षाएं उनके लिए आयोजित की जाएं ताकि उनके बौद्धिक स्तर को और बढ़ाया जा सके। शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके, है ना, शिक्षण सूत्रों का, शिक्षण विधियों का, इन सारी चीजों का प्रयोग करके। योग्य एवं प्रभावकारी शिक्षकों का सहयोग होना चाहिए। प्रोत्साहन और छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना चाहिए। पाठ्य सहगामी और पाठ्यांतर क्रियाओं पर बल, मतलब जब पाठ पढ़ते रहें तो उनमें जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे भी इन्हें जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होनी चाहिए। कुछ ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आपसे कुछ नोट पॉइंट्स की। नोट पॉइंट्स प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में ही है। 1986 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसके तहत प्रतिभाशाली बच्चों के लिए प्रत्येक जिले में एक NVS
नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, है ना, एक नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ऐसे बच्चों के लिए कौन सी विधि उपयोगी है, तो ऐसे बच्चों के लिए योजना विधि उपयोगी है, जिसे हम प्रोजेक्ट प्लान कहते हैं। टीचर को क्लास में जाने से पहले अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लेना चाहिए, प्लानिंग अपनी तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि उस क्लास में प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे आपके अंदर संतुष्ट करने की प्रवृत्ति या योग्यता होनी चाहिए। चलिए, हमने देखा प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है, और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षाएं कौन कौन सी होनी चाहिए या शिक्षा में कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, और सरकार ने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या क्या काम किए और कौन सी विधि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपयोगी है। तो इसे हम योजना विधि या प्रोजेक्ट प्लान कहते हैं। अब हम दूसरी हेडिंग जो हमने पहली क्लास में 5 हेडिंग पढ़ी थी, विशिष्ट बच्चों के 5 प्रकार पढ़े थे, उसमें सबसे पहला प्रकार प्रतिभाशाली बालक और दूसरा प्रकार है धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, जिसे हम स्लो लर्नर चिल्ड्रन कहते हैं। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है, उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। सबसे पहले इनकी पहचान के लिए हमें निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। इनको हमेशा देखते रहना चाहिए, इनकी एक्टिविटीज को देखते रहना चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, उन सब पर हमें ध्यान बनाए रखना चाहिए। शैक्षिक परीक्षण, बीच बीच में ये कितना सीख रहे हैं जो आप पढ़ा रहे हैं, उसका भी परीक्षण किया जाना चाहिए। व्यक्तित्व परीक्षण, क्या ये इनके आदतें अच्छी हैं, क्या ये चारित्रिक रूप से सही हैं, है ना। जब अपर प्राइमरी में या बड़े स्तर पे आप देखेंगे, वरना सामान्य स्तर के होते हैं, उनका शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में उनका चारित्रिक जो पतन है वो किशोरावस्था से, अगर बच्चे को अच्छा वातावरण मिल गया तो नहीं होता, अगर बुरा वातावरण या गलत संगति हो गई तो मिल जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का भी इनके परीक्षण किया जाना चाहिए। एकल अध्ययन विधि, एकल अध्ययन विधि सबसे उपयोगी है। एक एक बच्चे को ध्यान में रख करके अलग अलग उनकी समस्या को पूछना चाहिए और बताना चाहिए। इनके बुद्धि का भी परीक्षण किया जाना चाहिए। और कभी कभी कुछ रीजन ऐसे होते हैं जो दवाइयां करने से, मेडिसिन लेने से ठीक हो जाते हैं, तो चिकित्सा परीक्षण भी इनके लिए किया जाना चाहिए, ताकि स्लो बच्चों को तेज गति से सीखने वाला बनाया जा सके। ठीक है, धीरे धीरे उनमें सुधार किया जा सके, क्योंकि एकाएक परिवर्तन तो संभव नहीं है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के जो कारण हैं, क्यों ये धीमी गति से सीखते हैं, आइए कुछ उसकी चर्चा हम आपसे करते हैं। सबसे पहला, आर्थिक स्थिति या गरीबी हो सकती है, इसलिए आप इन पर हंसेंगे नहीं, इन पर बच्चों को हंसाएंगे नहीं, इनका सहयोग करेंगे, इनका सम्मान करेंगे ऐसे बच्चों का। ठीक है, फिर देखिए व्यक्तिगत घटक भी हो सकते हैं, हो सकता है उसका पढ़ने में ही न मन लगता हो, परिवार के सदस्यों की मानसिक स्तर, मान लीजिए पूरा परिवार ही कमजोर बुद्धि का है, तो बच्चा थोड़ी ना प्रतिभाशाली हो जाएगा। उसे हम सामान्य बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसका जो बौद्धिक स्तर है वो माता पिता या परिवार पर भी निर्भर करता है। संवेगात्मक घटक, संवेगात्मक घटक का मतलब बात बात पे रोना, बात बात पे शर्माना, ये सारी चीजें भी सीखने में हमें दिक्कत करती है। नकारात्मक संवेग बहुत ज्यादा विकसित हो जाते हैं तो भी हमें सीखने में दिक्कत होने लगती है। आइए हम देखते हैं धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं क्या क्या होती हैं। भाषा एवं वाणी समस्या, उनको बोलने में दिक्कत होती है ना, उनको बातों को समझने में दिक्कत होती है। अब श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, कभी कभी वो क्लियरली सुन भी नहीं पाते हैं, इसलिए धीमी गति से सीखते हैं। और तीसरा है दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं। दृष्टि का मतलब आंखों से भी उन्हें कुछ कम दिखता है, मतलब दिक्कत हो सकती है, ऐसा कहा जाता है, तभी वो धीमी गति से सीखते हैं। या उनका व्यवहारिक समस्या, वो समायोजन करने वाले ना हो, आपस में लड़ाई करने वाला हो, समस्यात्मक बालक के रूप में देखा जा सकता है। तो ये धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की कुछ हमने आपको पहचान बताई। ठीक है, अब देखिए तीसरी हेडिंग थी पिछड़े बच्चे। जो तीसरी हेडिंग थी उसका क्या नाम था, पिछड़े बच्चे। अब ये पिछड़े बच्चे 3 प्रकार के हो सकते हैं, शैक्षिक पिछड़ापन, सामान्य पिछड़ापन और विशिष्ट पिछड़ापन। यहां से कोई प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों से और प्रतिभाशाली बच्चों से पूछता है। एक बुद्धि लब्धि का सूत्र आप याद रख लीजिए, आपसे एग्जाम में जरूर यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी। सामान्य जो बुद्धि लब्धि होती है उसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100।
ठीक है। मानसिक आयु और वास्तविक आयु में क्या अंतर है? वास्तविक आयु का मतलब जो उसकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, डीओबी है, उसे वास्तविक आयु कहते हैं। लेकिन मानसिक आयु, मेंटल एबिलिटी, ये कहती है कि अगर 10 साल का बच्चा है और उसकी बुद्धि 20 साल के बराबर है, 20 साल के लड़के के बराबर है, तो उसका जो एमए होगा, मानसिक एज होगी, मेंटल एज होगी, वो 20 वर्ष की हो जाएगी। मान लीजिए कोई बच्चा 30 साल का है, कोई व्यक्ति, उसकी जो बुद्धि है वो 25 ही साल के बराबर है, तो ये रियल एज तो उसकी 30 होगी, लेकिन जो मेंटल एज होगी वो एमए जो होगी वो 25 होगी। ये हम टेस्ट करते हैं मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ क्वेश्चंस सेट किए जाते हैं जिससे निर्धारण किया जाता है कि इसकी बुद्धि किस लेवल की है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि निकालने के सूत्र को भी हमने देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे जो 2 प्रकार के बच्चे और हैं, है ना, जो 2 प्रकार के बच्चे और बचे हैं, क्योंकि विशिष्ट बच्चे 5 प्रकार के थे, 3 प्रकार हमने इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अब 3 है हम इसमें पढ़ लिए हैं। अब हम इसके आगे वाले क्लास में पार्ट 3 में समावेशी शिक्षा को खत्म करेंगे। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।